रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी व्यूअर्स एवं सभी सब्सक्राइबर छात्र छात्राओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, एनसीईआरटी कक्षा 10 रसायन विज्ञान हिंदी मीडियम का अध्याय 2 अम्ल क्षार व लवण चल रहा है। पिछले कालांश में हमने अम्लों को बनाने की विधियों की चर्चा की थी। आइए आज के कालांश में नई हेडिंग लगाते हैं, अम्लों के रासायनिक गुण। अम्ल कौन कौन से रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, इन बात की चर्चा करेंगे। कक्षा 10वीं के लेवल का कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। बच्चों, आप ध्यान से बने रहिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली हैं। सबसे पहले अम्ल का पहला रासायनिक गुण पढ़ना है हमें, धातुओं से क्रिया। किससे? धातुओं से क्रिया। ये वाली बात बच्चों हमने बहुत पहले आपको पिछले कालांश में बताई थी कि धातुओं से क्रिया किस प्रकार करेगा। कोई भी अम्ल जो होगा वह धातुओं से किस प्रकार क्रिया करेगा, इस बात की हमने इसको बताने के लिए हमने सक्रियता श्रेणी की चर्चा की थी। इसकी सक्रियता श्रेणी, इसको हमने बताया था। यह बताता था कि कौन सी धातु सक्रिय है, कौन सी धातु कम सक्रिय है। कैसे लिखाया था हमने बच्चों? ली के बाबा नाना काका मांगे आलू में पानी, जाकर फ्रेश कर्ड नींबू संग परोसो। ये हमने आपको पहले बताया था, ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। और एक था हाई कोर्ट है आपका, एजी एयू ऑफ पीटी। अर्थात इस श्रेणी में जो सबसे आखिरी धातु है वो सबसे लीस्ट एक्टिव थी, सबसे कम सक्रिय थी, और यहां ज्यादा सक्रिय है और बीच में हाइड्रोजन थी। तो जो भी धातुएं हाइड्रोजन के पहले आ रही हैं, जो भी धातुएं हाइड्रोजन के पहले आ रही हैं, वह धातुएं यदि अम्ल में मिलाई जाएं तो वह अम्लीय विलयन से हाइड्रोजन को मुक्त कर देगी। जैसे जिंक अम्लीय विलयन से हाइड्रोजन को मुक्त कर देगी, लेकिन सिल्वर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? आपसे कोई क्वेश्चन करता है, आप कहेंगे सक्रियता श्रेणी में जिंक का स्थान हाइड्रोजन से पहले है, इसलिए जिंक हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातु है, और अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को अम्ल में से विस्थापित कर सकती है। तो इस बात को में ध्यान रखना है, ठीक है नहीं? धातुओं से, जैसे हम धातुओं से रिएक्शन लिख रहे हैं, हम Zn की रिएक्शन लिखें H2SO4। किससे रिएक्शन करा रहे हैं बेटा? जिंक से H2SO4 की रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहां बन जाएगा बेटा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। कौन सी गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। जैसे हम लिखा सोडियम और HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, हम बैलेंस कर लें तो निकलेगा NaCl और H2। अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी धातुओं से क्रिया करता है, सक्रिय धातुओं से क्रिया करके वह हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, ठीक है नहीं? और देखें, हमने लिखा मैग्नीशियम प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा? MgSO4 प्लस H2। अर्थात धातुएं जो होती हैं, क्या कह रहा हूं मैं, अगर कॉमन रिएक्शन लिखें, क्या लिखें? सक्रिय धातु, यहां लिख दे रहा हूं, यानी क्या हुआ? सक्रिय धातु, सक्रिय धातु का मतलब जो हाइड्रोजन से पहले हैं, प्लस अम्ल, अम्ल भी कौन से वाले? खनिज अम्ल। सक्रिय धातु प्लस खनिज अम्ल, तो यहां बन जाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। जब सक्रिय धातुओं को खनिज अम्लों के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है ना? ये वाली हाइड्रोजन गैस जो होगी यह इवॉल्व होगी और एक सॉल्ट बनेगा। इसमें कुछ बातें स्पेशल हैं बच्चों। सबसे पहली, HNO3 भी एक खनिज अम्ल है। HNO3 भी क्या है? खनिज अम्ल है, लेकिन HNO3
इन सक्रिय धातुओं जैसे Zn, Na, K आदि से H2 नहीं बनाता। प्रश्न क्या है, इंपोर्टेंट प्रश्न बेटा आता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल तो सक्रिय धातुओं के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, जबकि HNO3 सक्रिय धातुओं के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों यह जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, जो नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जो होता है यह प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है? प्रबल ऑक्सीकारक। नाइट्रिक अम्ल एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यह केमिकल रिएक्शन में बनी H2 को H2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या कह रहा हूं मैं? प्रश्न आता है कि सक्रिय धातुएं नाइट्रिक अम्ल से रासायनिक अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनाती हैं? आपका जवाब क्या होगा बच्चों? क्योंकि सक्रिय धातुएं नाइट्रोजन से जब रिएक्शन करती हैं तो नाइट्रिक अम्ल से, तो नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। यह सक्रिय धातुओं के ऑक्सीकरण से बनी हाइड्रोजन को भी जल में ऑक्सीडाइज कर देता है। इसलिए इससे हाइड्रोजन गैस एस्केप नहीं होगी। और एक बात समझ लें बेटा, एक बात और समझ लें कि Mg और Mn, मैं क्या कह रहा हूं, मैग्नीशियम और मैग्नीज अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर ले, किससे कर ले? एक और बात आती है, मैग्नीशियम और मैग्नीज यदि नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर लें और वह भी कैसा है, अत्यधिक तनु। बेटा कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे का है, आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं 10 के लेवल की होती है, उनमें ये प्रश्न आते हैं, ठीक है नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, जो इन दोनों धातुओं की स्पेशल कंडीशन है, सामान्यतः कोई भी सक्रिय धातु इनमें से नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करती है। लेकिन ये दो सक्रिय धातु ऐसी हैं जो हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय हैं और नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करके यह केवल दो धातुएं हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती हैं। लेकिन उसके लिए नाइट्रिक अम्ल अत्यधिक तनु होना चाहिए, अर्थात उसमें जल की मात्रा ज्यादा होना चाहिए। तनु नाइट्रिक अम्ल होने से इसकी ऑक्सीकारक क्षमता कम हो जाती है और ऑक्सीकारक क्षमता कम होने के कारण यह सॉल्ट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस देता है, MnNO3 O2 और H। चलिए एक बार दोबारा समझे क्या हुआ कि जो अम्ल हैं वह सक्रिय धातुओं से क्रिया करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते थे। इसके हमने 2-3 उदाहरण देखे, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन था। नाइट्रिक अम्ल एक खनिज अम्ल यह भी है, यह नाइट्रिक अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था बच्चों? क्योंकि यह नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होता है, यह इस अभिक्रिया में बनी हाइड्रोजन को भी जल में ऑक्सीडाइज कर देता था। लेकिन दो धातुएं ऐसी हैं, मैग्नीज और मैग्नीशियम, दो धातुएं ऐसी हैं जो कि अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती हैं। इनके अलावा है ना, दो धातुएं स्पेशल होती हैं जो कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती हैं। इन बातों को बच्चों आप नोट कर लीजिए, ठीक है नहीं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, इनको नोट कर लो। नंबर दूसरी रिएक्शन बताते हैं हम, जिसकी हेडिंग है धातु कार्बोनेटों से रिएक्शन। किससे? धातु कार्बोनेटों से रिएक्शन। नंबर 2 किससे हो रही है? धातु कार्बोनेट से क्रिया। अम्लों की धातु कार्बोनेटों से रिएक्शन लिखना है। हमने क्या लिखा? कोई भी अम्ल है और कोई भी धातु कार्बोनेट है, क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, वाटर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी।
ठीक है नहीं। चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं इसके। हमने अम्ल लिया, पहले धातु कार्बोनेट ले रहे हैं हम, जिंक कार्बोनेट। अम्ल ले लिया H2SO4। सॉल्ट क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2। नोट करना है इसको बच्चों। और लिखें हम कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl गिव्स CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। एक और लिख दें हम MgCO3 प्लस HNO3। क्या बनेगा, सॉल्ट MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस CO2। अर्थात जो कार्बोनेट सॉल्ट होते हैं वह अम्लों से रिएक्शन करके, क्या कह रहा हूं मैं, जो धात्विक कार्बोनेट होते हैं वह अम्लों से रिएक्शन, बाइकार्बोनेट भी रिएक्शन देते हैं बेटा। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों ही एक ही तरह की रिएक्शन देते हैं। अभी हमने कार्बोनेट की लिखी, बाइकार्बोनेट की आप लिख सकते हैं। धात्विक कार्बोनेट अम्लों से रिएक्शन करके, अम्ल भी कैसे होंगे बच्चों, ये डाइल्यूट होंगे। कैसे होंगे, तनु अम्ल होंगे। पिछले जो टॉपिक था उसके अम्ल भी बच्चों तनु रहेंगे, ठीक है नहीं। डाइल्यूट अम्ल, डाइल्यूट अम्ल से रिएक्शन करेंगे तो यह सॉल्ट बनाएंगे, वाटर देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। प्रश्न आया, एक क्वेश्चन आया, एक धातु M का लवण, एक धातु M का लवण। अच्छा ये याद रखना, ये CO2 जो है ना, ये चूने के पानी को अगर उसमें पास कर दिया जाए तो उसको कैसा कर देती है, ये दूधिया कर देती है। कैसा कर देती है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। प्रश्न आया, एक धातु का लवण अम्ल से क्रिया करता है, एक धातु का लवण अम्ल से क्रिया करता है, क्रिया के बाद बनी गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों, पानी दूधिया हो जाता है। तो वह धातु का कौन सा लवण होगा। प्रश्न क्या आया, एक धातु का लवण है, इसकी अम्ल से क्रिया कराई, इस क्रिया में एक गैस प्राप्त हुई, उस गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया तो चूने का पानी दूधिया हो गया। बताइए वह सॉल्ट जो था वो कौन सा सॉल्ट था। तो बच्चों निश्चित ही यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलती है वो कार्बोनेट सॉल्ट से निकलती है। अर्थात उत्तर हुआ कि धातु का जो लवण था वह कार्बोनेट लवण था। कौन सा लवण था, वह धात्विक कार्बोनेट था। तो आपको ये वाली चीजें नोट कर लेना बेटा, है ना। उसका टेस्ट भी नोट कर लेना, टेस्ट भी आता है। अगली रिएक्शन देखें हम, धात्विक सल्फाइटों से रिएक्शन। जैसे हमने इसको पढ़ी ना, बिल्कुल वैसे ही वो है। कार्बोनेट की जगह एसओ, धात्विक सल्फाइडों की क्रिया धात्विक कार्बोनेटों के ही समान है। जिस प्रकार धात्विक कार्बोनेट रिएक्शन करके CO2 निकाल रहे थे, इसी प्रकार धात्विक सल्फाइड जो अम्ल से रिएक्शन करेंगे वह SO2 निकालेंगे। यानी क्या होना है, कोई भी धात्विक सल्फाइड रहेगा, कोई भी अम्ल रहेगा, उसकी जब रासायनिक अम्ल भी कैसा होगा, तनु होगा। रासायनिक अभिक्रिया से सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ठीक है नहीं। जैसे हमने लिखा MgSO3 प्लस HCl, वह भी कैसा है, डाइल्यूट। क्या बनेगा भाई, MgCl2, क्या बनेगा, MgCl2
इसको 2 ले लें फिर, प्लस H2O प्लस SO2 गैस इवॉल्व होगी। और देखें अच्छा हम Na2SO3 प्लस H2SO4 क्या बनेगा, ये भी डाइल्यूट है, तनु है, Na2SO4 प्लस H2O प्लस SO2। ठीक है ना। अब एक बात बच्चों इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, यह जो SO2 है यह भी चूने के पानी को दूधिया कर देती है। और इससे पहले हमने जो पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड, वह भी चूने के पानी को दूधिया कर देती है। फिर इन दोनों में अंतर कैसे करेंगे। प्रश्न आया, एक मेटल का सॉल्ट है, कोई भी हो सकता है, वह अम्ल से रिएक्शन करके कोई गैस इवॉल्व करता है। क्या इवॉल्व करता है, गैस इवॉल्व करता है। इस गैस को चूने के पानी में, किसमें, इस गैस को चूने के पानी में पास करेंगे तो चूने का पानी कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। बताइए वह सॉल्ट कौन सा होगा। तो बच्चों सॉल्ट की दो संभावनाएं हुई। अब वह सॉल्ट या तो कार्बोनेट हो सकता है या वह सॉल्ट सल्फाइट हो सकता है, दो सॉल्ट हो सकते हैं। इन दोनों में भेद कैसे करेंगे। यदि जहां से SO2 निकल रही है, जहां से SO2 गैस इवॉल्व हो रही है, उस परख नली के मुंह पर, उसके मुंह पर एक फिल्टर पेपर लगाएं जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट से भीगा हुआ है। क्या कह रहा हूं मैं, जहां SO2 निकल रही है उस परख नली के मुंह पर पोटेशियम डाइक्रोमेट से भीगा हुआ एक फिल्टर पेपर लगाएं जिसका कलर जो होता है ऑरेंज होता है। कैसा होता है, जो कि ऑरेंज कलर का होता है। अगर उसके अंदर जैसे ही SO2 टकराएगी, वह ऑरेंज फिल्टर पेपर ग्रीन में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, वह ऑरेंज फिल्टर पेपर ग्रीन में बदल जाएगा। यदि ऐसा हो रहा है तो हमारा सॉल्ट जो है वह सल्फाइट सॉल्ट है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमारा सॉल्ट कार्बोनेट सॉल्ट है। एक टेस्ट और भी आता है, इस फिल्टर पेपर में हमने लगाया KMnO4, क्या लगाया, पोटेशियम परमैंगनेट लगाया, इससे भीगा हुआ फिल्टर पेपर लगाया जो कि गुलाबी होता है। कैसा होता है, गुलाबी होता है। जैसे ही SO2 इसके ऊपर घलेगी, जैसे ही SO2 यहां अटैक करेगी, यह गुलाबी फिल्टर पेपर रंगहीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, यह फिल्टर पेपर रंगहीन हो जाएगा। इसका रंगहीन होना भी यह शो कर देगा कि जो पदार्थ है, पदार्थ की अम्ल से रिएक्शन कराने पर SO2 गैस निकल रही है। इसका क्वेश्चन डायरेक्ट बताएं। अब एक धात्विक सॉल्ट है, इसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाया गया, प्राप्त गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया गया, चूने का पानी दूधिया हो गया। परख नली के मुंह पर पोटेशियम डाइक्रोमेट से भीगा हुआ फिल्टर पेपर लगाने पर वह फिल्टर पेपर जो ऑरेंज था उससे ग्रीन में बदल गया। तो पदार्थ का कौन सा सॉल्ट होगा, हम कहेंगे पदार्थ का सल्फाइट सॉल्ट होगा। कौन सा सॉल्ट होगा, सल्फाइट सॉल्ट होगा। ये बात नोट कर लो आप बच्चों, ये क्वेश्चन भी बनते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। आंसर एक ही लाइन में है, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए, तब आप आंसर दे पाएंगे। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। धात्विक सल्फाइड, किससे, धात्विक सल्फाइडों से क्रिया। सभी नहीं, लेकिन बहुत सी धातुओं के सल्फाइड जो होते हैं, मेटेलिक सल्फाइड जो होते हैं, वह यदि अम्ल से क्रिया करें तो वह सॉल्ट और H2S गैस इवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं,
जब धात्विक सल्फाइड अम्ल से क्रिया करेंगे तो सॉल्ट और H2S गैस इवॉल्व करते हैं। जैसे हमने लिखा जिंक सल्फाइड प्लस H2SO4। क्या लिखा हमने? जिंक सल्फाइड प्लस H2SO4, यहां बना जिंक सल्फेट प्लस H2S गैस इवॉल्व होगी। और लिखे हम कैल्शियम सल्फाइड प्लस HCl। यह अम्ल सभी तनु रहेंगे, यह अम्ल सभी तनु रहेंगे, ठीक है नहीं। और यहां बना CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2S। अब इसका ऑब्जर्वेशन कैसे होगा बच्चों? ये जो H2S है इसकी रोटन एग, सड़े हुए अंडे के समान गंध आती है। कैसी? सड़े हुए अंडे के समान गंध। अर्थात एक पदार्थ है जिसका सॉल्ट अम्लों के साथ क्रिया करके सड़े हुए अंडे के समान गंध देता है। वह पदार्थ का सॉल्ट कौन सा सॉल्ट होगा? वह सल्फाइड सॉल्ट होगा। कौन सा होगा? सल्फाइड। इसका कंफर्मेशन टेस्ट क्या होता है? जिस परख नली से H2S गैस निकल रही है, क्या कह रहा हूं मैं? जिस परख नली से H2S गैस निकल रही है उसके मुंह पर लेड सल्फाइड से भीगा हुआ फिल्टर पेपर, क्या लगा दिया? इससे भीगा हुआ फिल्टर पेपर इसके मुंह में रखेंगे तो यह फिल्टर पेपर काला पड़ जाएगा। कैसा पड़ जाएगा? ये फिल्टर पेपर काला पड़ जाएगा। कब? जब इसको लेड सल्फाइड का फिल्टर पेपर इसके मुंह पर रखेंगे। तो तीन तरह के सॉल्ट होगा, इनके डिस्टिंग्विश के टेस्ट भी आते हैं। प्रश्न आया, इसको नोट कर लेना बेटा आप। प्रश्न आया कि धातु कार्बोनेट, धातु सल्फाइड और धातु सल्फाइड, इन तीनों के सॉल्टों को मैं अम्ल मिलाया। क्या मिलाया? तीनों के लवण में अम्ल मिलाया। इन तीनों में डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? इन तीनों में भेद कैसे करोगे? अपने परीक्षण द्वारा इस बात को समझाइए। हम क्या करेंगे, यहां जो होती है CO2 इवॉल्व होती है, यहां जो होती है CO2 इवॉल्व होती है, और यहां जो होती है H2S गैस इवॉल्व होती है। तीनों में ही गैसें होती हैं। अंतर कैसे करोगे? यह जो दोनों गैसें हैं यह चूने के पानी को दूधिया कर देती हैं, ठीक है नहीं। तो इन दोनों में से कोई एक लवण होगा, लेकिन जो इवॉल्व गैस यहाँ CO2 यहां निकलती बेटा SO2 है ना, SO2। आगे बढ़ेंगे, यदि इसमें क्या किया, परख नली के मुंह पर एक फिल्टर पेपर लगा दिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट से भीगा हुआ, वह ऑरेंज से ग्रीन हो जाए, वह ऑरेंज से ग्रीन हो जाए, तो हम मान लेंगे हमारा जो लवण है वो सल्फाइड है। सल्फाइड में क्या होता है? सड़े हुए अंडे के समान गंध आती है, सड़े हुए अंडे के समान गंध आती है। और यदि परख नली के मुंह पर लेड सल्फाइड से भीगा हुआ फिल्टर पेपर लगाएंगे तो वह फिल्टर पेपर काला पड़ जाता है। ये डिस्टिंग्विश के क्वेश्चन आ सकते हैं। चौथा रासायनिक गुण देखना है, चौथा हमें देखना है कि धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड से क्रिया, किससे क्रिया कर रहे हैं हम अब? धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड से क्रिया।
इस क्रिया को बच्चों उदासीनीकरण भी कहते हैं। उदासीनीकरण होना क्या है, अम्ल होगा प्लस धातु ऑक्साइड होगा या धातु हाइड्रोक्साइड होगा। ऑक्साइड होगा या धातु हाइड्रोक्साइड होगा, तो बनेगा क्या, सॉल्ट बनेगा और वाटर एलिमिनेट होगा। क्या होगा, सॉल्ट और वाटर एलिमिनेट होगा। जैसे हमने लिखा ZNO धातु ऑक्साइड है, H2SO4 ये अम्ल है, क्या बना ZnSO4 प्लस H2O। अम्ल और क्षार की रिएक्शन से लवण और जल बनने की प्रक्रिया भी उदासीनीकरण कहलाती है। यही उदासीनीकरण की परिभाषा भी है। और लिखे हमने लिखा K2O प्लस HCl 2KCl प्लस H2O, और लिखे हम NaOH हाइड्रोक्साइड का लिख रहे हैं ना, प्लस HNO3 बन गया NaNO3 प्लस H2O, दो लगा दें, नहीं सही है, एक ही है ना Na, ठीक है। और लिख दें बेटा MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4 बना MgSO4 प्लस 2H2O। तो ये धात्विक ऑक्साइड या धात्विक हाइड्रोक्साइड जब अम्लों से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। इस रासायनिक अभिक्रिया का एक अन्य नाम उदासीनीकरण है। तो बच्चों मैं आशा कर रहा हूं अम्लों के जो रासायनिक गुणों का टॉपिक था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ अलग से भी प्रश्न थे वो भी आपने क्लियर कर लिए होंगे। अगले कालांशों में हम क्षार से संबंधित व्याख्यान देंगे। तब तक के लिए इनको नोट कीजिए। किसी भी समस्या के लिए YouTube और WhatsApp पर मैसेज अवश्य कीजिए।